हेलो गाइस, वेलकम टू जॉन अकेडमी। दिस इज शाहुल जॉन। आज हम पढ़ने वाले हैं NIOS हिस्ट्री को 315 का चैप्टर 17, ब्रिटिश उपनिवेशवाद का आर्थिक प्रभाव। ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है जो कि क्लास 12th के लिए है। आइए स्टार्ट करते हैं, और प्रीवियस चैप्टर को आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट को पार्ट 1 में बना दिया गया था, ये है सेकंड पार्ट जो कि यहाँ से स्टार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट को। ब्रिटिश उपनिवेशवाद का द्वितीय चरण। ब्रिटिश उपनिवेशवाद का मतलब आपको पता ही है, जब कोई शक्तिशाली देश कमज़ोर देशों पर अपना कंट्रोल जमा लेता है तब वो उसके उपनिवेशवाद बन जाते हैं। कौन बन जाते हैं? कमज़ोर देश। तो इसमें मुक्त व्यापार सेकंड चरण में आता है। द्वितीय चरण 1813 में चार्टर एक्ट के अमल के साथ प्रारंभ होता दिखलाई पड़ता है। तो दूसरा चरण 1813 में जब चार्टर एक्ट आया था, जब उसको अपनाया गया था, तब अमल में आया। अमल में जब लिया गया 1813 के चार्टर एक्ट को, तब शुरू हुआ द्वितीय चरण। जब कंपनी ने भारत में अपने व्यापार पर एकाधिकार खोया। कंपनी ने क्या करा? कंपनी के साथ क्या हो गया था? 1813 तक अपना एकाधिकार खो दिया था उसने। एकाधिकार का मतलब होता है एक का अधिकार। तो अपना अधिकार खो दिया उसने भारत में अपने व्यापार पर। 1858 में वह समाप्त हो गया, जब भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों पर ब्रिटिश राजसत्ता ने प्रत्यक्ष नियंत्रण तथा प्रशासन स्थापित कर लिया। 1858 में क्या हुआ? ये सब समाप्त हो गया और भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों पर, भारत में जो ब्रिटिश क्षेत्र थे पर ब्रिटिश राजसत्ता ने सीधा कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया और प्रशासन की स्थापना भी कर दी। ज्यों ज्यों कंपनी का मुनाफा बढ़ता गया, ब्रिटिश सरकार से मिलने वाला समर्थन कम होता चला गया। जैसे जैसे कंपनी का मुनाफा बढ़ रहा था, फ़ायदा बढ़ रहा था, वैसे ही साथ ही साथ क्या होने लग गया? ब्रिटिश सरकार से मिलने वाला समर्थन कम होता चला गया था। पहले संसद के कई सदस्यों को ईस्ट इंडियन का लाभ मिलता था। पहले संसद में जो सदस्य हुआ करते थे उनको ईस्ट इंडियन का लाभ मिलता था, जो सरकार में अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए कंपनी के संसाधनों का प्रयोग करते थे। और वो क्या करा करते थे? सरकार में अपनी स्थिति को, गवर्नमेंट में अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए संसाधनों का यूज़ करते थे। किंतु जैसे ही ब्रिटेन में औद्योगिकरण की विभिन्न स्तरों पर प्रगति हुई, और जैसे जैसे ब्रिटेन में औद्योगिकरण की विभिन्न स्तरों पर प्रगति होने लग गई, अनेक अनेक स्तरों पे विकास होने लग गया, संसद के संविधान में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। और संसद के संविधान में फिर क्या हुआ? धीरे धीरे परिवर्तन होने लग गया। एडम स्मिथ द्वारा लिखी गई पुस्तक एन इंक्वायरी इन टू द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, द कोसाज ऑफ द पेल्थ ऑफ नेशन, आर्थिक विचारों की एक ऐसी शैली पर प्रकाश डालती है जो कंपनियों द्वारा उठाई जा रही मुक्त व्यापार की नीति के फायदे को बतलाती है। यानी कि एडम स्मिथ जो एक लेखक है, राइटर हैं, उनके द्वारा, फिलोसफर भी हैं, उनके द्वारा लिखी गई जो बुक थी, ये जो हमने पढ़ी, उसमें मुक्त व्यापार की नीति के बारे में बताया गया, उसके फायदों को भी बताया गया। कंपनी की आय पर अधिकार जमाने के लिए संसद ने कंपनी के अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाना शुरू कर दिया, प्रारंभ कर दिया। तो कंपनी की आय पर अधिकार जमाने के लिए, यानी कि उस पर कंट्रोल जमाने के लिए संसद ने क्या करा? कंपनी के अधिकारियों को, जो कंपनी के जो अधिकारी थे, एम्प्लॉयज थे, उन पर डायरेक्ट तौर पर उनको निशाना बनाना शुरू कर दिया। उन पर दुराचार के आरोप भी लगाए गए। दुराचार का मतलब बुरे व्यवहार करने के आरोप भी लगाए गए।
संसद में मुक्त व्यापार की मांग करने वाले 19वीं शताब्दी में भारत में सीधे आने की बात करने वालों में तब्दील हो गए। और जो संसद में फ्री ट्रेड यानी कि मुक्त व्यापार की मांग करते थे, जब 19वीं शताब्दी आई भारत में सीधे आने की बात करने वालों में तब्दील हो गए, जिससे 1813 में चार्टर एक्ट पास हो गया। इस प्रकार भारत में कंपनी के एकाधिकार की समाप्ति हो गई। तो चार्टर एक्ट की समाप्ति हो गई। कंपनी के अधीन भारत के क्षेत्रों का पूर्ण नियंत्रण ब्रिटेन की महारानी के हाथों में चला गया और कंपनी के अधीन जो भारत के क्षेत्र थे उनका पूरा का पूरा नियंत्रण महारानी के हाथों में भी चला गया। मुक्त व्यापार ने एक दोहरी नीति के द्वारा भारतीय उपनिवेश की प्रकृति को बदल कर रख दिया। फ्री ट्रेड जब आया उसने एक दोहरी नीति के द्वारा क्या करा, भारतीय उपनिवेश की प्रकृति को, जो उसकी प्रकृति थी, जो नेचर था, उसको बदल कर रख दिया। पहले तो उसने भारतीय बाजारों को सस्ते, अधिक मात्रा में उत्पादित तथा मशीन आधारित ब्रिटिश सामानों के लिए खोल दिए। पहले क्या करा उसने, भारतीय बाजारों को सस्ते, अधिक मात्रा में उत्पादित तथा मशीन आधारित ब्रिटिश सामानों के लिए खोल दिया गया। फिर क्या हुआ, जिनसे ऊपर नाम मात्र के या कोई भी व्यापार कर नहीं रहे थे, जिनके ऊपर नाम मात्र के या कोई भी व्यापार कर नहीं थे, अब जो भी इन पर खोला गया यानी कि सस्ते दामों पर वस्तुएं या उत्पादित जो करी जा रही थी उन पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लग रहा था। महंगे तथा हाथ से निर्मित भारतीय वस्त्र, महंगे और जो हाथ से बने हुए भारतीय वस्त्र थे जो कि ब्रिटेन में बहुत लोकप्रिय थे, ब्रिटेन में फेमस थे, उन पर प्रतिबंधित सीमा शुल्क दर की वजह से रोक लग गई। उन पर क्या हुआ, सीमा शुल्क लगा, उस पर फिर रोक लग गई तथा दूसरे ब्रिटिशों भारतीय क्षेत्र खाद्य पदार्थों तथा कच्चे माल के स्रोत के रूप में ब्रिटेन के लिए विकसित हुआ। बाद में क्या हुआ, ब्रिटिशों भारतीय क्षेत्र खाद्य पदार्थ तथा कच्चे माल के स्रोत के रूप में ब्रिटेन के लिए विकसित होने लग गया। भारत का जो क्षेत्र था वो खाद्य पदार्थों यानी कि खाने पीने की चीज़ें जो थी और कच्चे माल ब्रिटेन के लिए विकसित होने लग गया यानी कि बनने लग गया, जिसमें निर्माण क्षेत्र में तीव्र प्रगति ने जान फूंक डाली। और जो निर्माण क्षेत्र था उस पर क्या हुआ, तीव्र प्रगति होने लग गई, उसमें मतलब जान फूंक डाली का मतलब वो स्टार्ट हो गया। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उदय के लिए आवश्यक थी। और जो अगर जब ये करा गया कि भाई खाद्य पदार्थ और कच्चे माल ब्रिटेन के लिए विकसित हो जाएं, तो किस लिए हुआ, जिससे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उदय के लिए आवश्यक ये हो जाए, इसलिए ऐसा किया गया। इन परिवर्तनों ने भारत के अनुकूल व्यापारिक हितों को एकदम पलट कर रख दिया। ये जो चेंजेस हो रहे थे इसने क्या करा, भारत के अनुकूल व्यापारिक हितों को एकदम पलट कर रख दिया, जो उसके लिए थे, मतलब जो उसके लिए बने थे। इस चरण ने भारत में कृषि के व्यवसायीकरण की जटिल प्रक्रिया तथा औद्योगिकरण की प्रक्रिया द्वारा विशुद्ध औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की नींव रखी। ठीक है, तो जो ये प्रक्रिया चली आ रही थी इसी व्यवसायीकरण, इसके कारण क्या हुआ, भारत में कृषि के व्यवसायीकरण की जटिल प्रक्रिया स्टार्ट हुई और औद्योगिकरण की प्रक्रिया विशुद्ध औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की नींव डली। यानी कि ज्यादा अच्छा नहीं था कृषि और औद्योगिकरण उस समय में। फिर आता है कृषि का व्यवसायीकरण। यानी कि इसमें क्या हुआ, बिजनेस किया गया कृषि का, यानी कि कृषि का व्यवसायीकरण मतलब बिजनेस के तौर में देखा गया। ऐसा अक्सर माना जाता है कि औपनिवेशवादी प्रशासन ने कृषि के व्यवसायीकरण को जन्म दिया। औपनिवेशिक प्रशासन ने क्या करा, कृषि के व्यवसायीकरण को जन्म दिया, जिसने भारतीय उपनिवेश में कई स्थानों पर किसानों की स्थिति में सुधार किया। जब कृषि का व्यवसायीकरण होगा यानी कि बिजनेस में उतरेगा वो,
तो किसानों की स्थिति तो सुधरेगी ही। तो सन 1860 के उपरांत कृषि उत्पादन की प्रवृत्ति समुद्र पार के बाजार में प्राथमिक वस्तुओं की मांग द्वारा संचालित होने लगी। जब 1860 आया उसके उपरांत क्या हुआ, कृषि उत्पादन की प्रवृत्ति समुद्र पार के बाजार में प्राथमिक भारतीय वस्तुओं की मांग द्वारा संचालित होने लगी, यानी कि समुद्र पार भी भारतीय वस्तुओं की डिमांड बढ़ने लग गई। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में निर्यात होने वाली वस्तुओं में कौन कौन मेन था जो 19वीं शताब्दी में निर्यात हो रहे थे, यानी कि जो बेचे जा रहे थे, अफीम, कपास और रेशम। और सबसे ज़्यादा जो बेचा जा रहा था वो क्या था, कच्चा कपास, सबसे ज़्यादा डिमांड थी इसकी। और इसी ने 1850 में रेलवे नेटवर्क को भी जन्म दे दिया। किंतु यह व्यवसायीकरण एक कृत्रिम प्रणाली के रूप में सामने आया था, जिसकी वजह से कृषि क्षेत्र में विकास की गति सीमित हो गई। तो एक कृत्रिम प्रणाली के रूप में सामने आया और उससे कृषि विकास की गति क्या होगी, सीमित। इसने कृषि क्षेत्र में विषमताओं को तो पैदा किया, किंतु ब्रिटेन की तरह पूंजीवादी भूमालिक का ढांचा खड़ा नहीं कर पाया। इसने क्या करा, विषमताओं को पैदा कर दिया कृषि क्षेत्र में, और ब्रिटेन की तरह पूंजीवादी भूमालिक का ढांचा खड़ा नहीं कर पाई ये स्थिति। बड़े स्तर पर एक साथ हुए औद्योगिक विकास के अभाव का अर्थ था संचित कृषि आय के निवेश के लिए कोई उचित तरीका नहीं था। अब जो कृषि आय के निवेश के लिए कोई उचित तरीका नहीं ठहरा था जिसमें वे औद्योगिक पूंजी में तब्दील हो सके, तो औद्योगिक पूंजी में भी तब्दील नहीं हो पा रहे थे वो। उत्पादक क्षमता में विस्तार और कृषि का संगठन भी एक जोखिमपूर्ण कार्य ही थे। और उत्पादन क्षमता में विस्तार करना और कृषि संगठन का संगठन भी एक कृषि का संगठन भी एक जोखिमपूर्ण कार्य देखा गया, क्योंकि इस क्षेत्र में दूरस्थ विदेशी बाजार था। क्योंकि इस क्षेत्र के लिए जो विदेशी व्यापार था बहुत दूर था, जहां दाम ऊपर नीचे होते रहते थे। जबकि उपनिवेशवादी राज्यों ने कृषि विशेषज्ञों को कोई सुरक्षा भी प्रदान नहीं कर रखी थी, और उपनिवेशवादी राज्यों ने क्या कर रखा था, कृषि विशेषज्ञों को भी सुरक्षा प्रदान नहीं करी। इस प्रकार व्यवसायीकरण ने उप जागीरदार के स्तर को पूरे देश में बढ़ावा दिया। इस प्रकार क्या हुआ, व्यवसायीकरण जो था उसने उप जागीरदारी के स्तर को पूरे देश में बढ़ावा दे दिया। यह धन, व्यापार तथा सूदखोरी के माध्यम से संयोजित हुआ। जो ये धन था सूदखोरी के माध्यम से इकट्ठा होने लगा। निर्यात व्यापार के माध्यम से उगाया हुआ धन ब्रिटेन के व्यवसायिक घरानों में पहुंचा, जिसने नौ परिवहन तथा बीमा उद्योग को नियंत्रित किया। जब निर्यात व्यापार के माध्यम से पैसा उन्होंने कमाया था तो ब्रिटेन के व्यवसायिक घरानों तक पहुंच गया वो, और उसने नौ परिवहन और बीमा उद्योग को बढ़ावा दिया। साथ ही कमीशन एजेंट, व्यापारियों तथा बैंकों पर भी लगाम लगाई गई। साथ ही साथ उपनिवेश में जो लोग भाग्यशाली रहे, मुख्य कौन थे, कृषक, भारतीय व्यापारी, पैसा उधार देने वाले, ये तीनों ही भाग्यशाली ठहरे, यानी कि इनको ही लाभ हुआ। व्यवसायीकरण ने ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि स्वामी तथा पैसा उधार देने वालों के सामंती ढांचे को सुदृढ़ किया। व्यवसायीकरण की वजह से कौन किसकी मजबूत स्थिति होगी, ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि स्वामी की, भूमि के मालिक की, और पैसा उधार जो दे रहे थे उनकी। व्यवसायीकरण की इस तथाकथित व्यवस्था अक्सर शोषण वाली तरह गुलाम की तरह काम करने वाले श्रमिकों द्वारा काम करवाया जाता था। ठीक है, तो जो भी व्यवसायीकरण की जो ये व्यवस्था थी, इसमें क्या होता था, शोषण भी होता था, गुलाम की तरह काम करवाया जाता था इसमें श्रमिकों से। जिसमें पूंजीवादी कृषि की अपेक्षा थी। असम के बागानों में चाय का उत्पादन होता था, जिनके मालिक गोरे हुआ करते थे। असम के बागानों में चाय का उत्पादन होता था, उसके मालिक कौन होते थे, अंग्रेज, तथा वे इकरारनामे के तहत बंधे श्रमिकों का प्रयोग करते थे।
और वो क्यों काम करते थे? क्योंकि उन्होंने पहले ही इकरारनामे पर साइन करा होता था, जो दास के समान होते थे, गुलाम की तरह काम करते थे वो। गोरे किसानों के पास नील की खेती के लिए किसान नहीं थे, क्योंकि इससे लाभ कम होता था तथा एक कृषि चक्र को ही प्रभावित करता था। जो गोरे थे उनके पास नील की खेती के लिए किसान नहीं थे, क्योंकि इसमें क्या होता था, लाभ कम होता था। वे किसानों को नील की खेती के लिए बाध्य भी करने लग गए, फिर करते थे। इसमें अमानवीय जबरदस्ती भी होती थी, जो कि 1859 में से 60 तक हुई। नील विद्रोह को जन्म भी दिया गया। इसमें व्यावसायीकरण ने 1860 में भारत के पश्चिम क्षेत्र में कपास उत्पादन क्षेत्र में तथा पूर्वी भारत में जूट उत्पादन में सीमित सफलता पाई। जब 1860 आ गया तो भारत के पश्चिमी क्षेत्र में क्या हुआ, कपास उत्पादन क्षेत्र में और पूर्व में जूट उत्पादन में, पश्चिम क्षेत्र में कपास उत्पादन में और पूर्वी भारत में जूट उत्पादन में सीमित सफलता मिल गई, किंतु यह बढ़ी हुई मांग का नतीजा था। और क्यों हुआ ऐसा, क्यों सफलता मिली? क्योंकि मांग बढ़ रही थी इन चीज़ों की, ना कि उत्पादन या संगठन से पूंजीवादी सुधार का। कोई सुधार नहीं हुआ था, बल्कि इनकी डिमांड बढ़ रही थी। किसानों को पैसा उगाने वाले फसलों की भी खेती करनी पड़ी, क्योंकि उन्हें कर, राजस्व तथा कर्ज एवं किराए का भुगतान नकद में करना पड़ता था। अब जो किसान थे उनको ऐसी फसलों का भी उत्पादन करना पड़ रहा था जिससे वो पैसा ज़्यादा कमा सके। क्यों करते थे वो ऐसा? क्योंकि वो उनको कर या राजस्व या कर्ज या किराया देना पड़ता था, इसलिए वो ऐसा करते थे। एक और खाद्य पदार्थों की खेती से तथा दूसरे ज्वार, बाजरा तथा दलहन ने अकालग्रस्त समय में तबाही का कार्य किया। एक और क्या हुआ, खाने पीने की चीज यानी खाद्य पदार्थों की खेती से क्या हुआ, से दूरी तथा दूसरी और ज्वार, बाजरा तथा दलहन ने अकालग्रस्त समय में तबाही का कार्य किया। तो अकालग्रस्त जब हो रहा था तब ज्वार, बाजरा, दलहन ने भी अकालग्रस्त समय में तबाही का कार्य शुरू कर दिया, यानी कि इससे अकालग्रस्त होने लग गया देश। भारतीय सूत की विश्व में कम होती मांग ने 1870 में दक्षिणी कपास क्षेत्र में कर्ज, अकाल तथा कृषि संबंधी दंगों को भी जन्म दिया। तो भारतीय सूत की विश्व में कम होती मांग, भारतीय सूत की क्या हो रही थी, विश्व में मांग कम हो रही थी, और 1870 में दक्कन यानी कि दक्षिण कपास क्षेत्र में कर्ज, अकाल तथा कृषि संबंधी दंगों को जन्म दे दिया। सन 1930 में जूट उद्योग ढह गया। उसके बाद बंगाल में 1943 में भीषण अकाल पड़ा। हालांकि इन अकालों के लिए उत्तरदायी घटकों को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है, किंतु इस बात से भी सही सहमत है कि बढ़ती जनसंख्या के मुकाबले खाद्य उत्पादन कम रहा। जनसंख्या बढ़ती जा रही थी और खाद्य उत्पादन क्या हो गया था, कम, तथा लाखों लोग भूखमरी तथा महामारियों से मारे गए 1943 के भीषण अकाल के बाद। कृषि उत्पादन को सुधारने के लिए उठाए गए सीमित कदमों में मुख्य था। कृषि उत्पादन को सुधारने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए? उत्तरी, उत्तर पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी भागों में जुताई के लिए नहरों का निर्माण करवाया गया। स्थायी रूप से व्यवस्थित पूर्वी भारत को सरकार के इस अभियान से दूर रखा गया, क्योंकि वहां पर राजस्व वृद्धि की कोई संभावना नहीं थी। तो कृषि उत्पादन को सुधारने के लिए क्या किया गया? उत्तर, उत्तर पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी भागों में जुताई के लिए नहरों का निर्माण कराया, और स्थायी रूप से व्यवस्थित पूर्वी भारत को सरकार के इस अभियान से दूर रखा गया, क्योंकि वहां राजस्व वृद्धि की कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि वहां पर टैक्स यानी कि राजस्व वृद्धि की कोई संभावना देखी नहीं जा रही थी। इसी प्रकार राजस्व को ऊंचे स्तर तक ले जाना तथा विषम स्थितियों में सीमित सहायता ऐसे घटक थे जो इन धन निवेश का कारण बने। इसने सीमित क्षेत्रों, विशेषकर पंजाब के नहर उपनिवेशों में समृद्धि की नींव डाली, किंतु यह उन्हीं अमीर किसानों तक सीमित रह गया जो उच्च जल दरों का भुगतान कर सकते थे।
इसने नकदी फसलों या चीनी, कपास और गेहूं के अधिक उत्पादन को प्रोत्साहित किया, जबकि मोटे अनाज, दाल के उत्पादन को कम किया। इसमें किसका उत्पादन अधिक हुआ? नकदी फसलों जैसे चीनी, कपास, गेहूं, और मोटे अनाज का कम हुआ। कुछ मामलों में संयुक्त क्षेत्रों में यह तरीका स्थानीय स्थितियों के अनुकूल नहीं रहा तथा यह दलदल तथा अत्यधिक खारेपन का कारण बन गया। सन 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने भारत में रेल मार्ग निर्माण का निश्चय कर दिया कि अब रेल निर्माण किया जाएगा। अक्सर रेलवे को ब्रिटिश शासन में हुए भारतीय विकास के मुख्य चिन्ह के रूप में देखा जाता है। तो भारत के विकास के मुख्य चिन्ह के रूप में देखा जाता है रेलवे के विकास को। किंतु भारत में रेलवे के निर्माण ने भारत के आर्थिक विकास के औपनिवेशवादी ढांचे को भी मजबूत किया और रेलवे के तंत्र ने आंतरिक बाजारों को चिन्हित करने में मदद की तथा उपनिवेश में कच्चे माल का स्रोत ढूंढने में भी सहायता की। रेलवे से क्या हुआ कि एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जाया जा सकता था, तो अब वो अपने बाजार को भी फैला सकते थे। अंग्रेज एक जगह से दूसरी जगह सामान भी ले जा सकते थे, जिसने एक बहुत साथ दिया रेलवे के निर्माण ने। साथ ही साथ आंतरिक बाजारों को एक दूसरे से जोड़ने के स्थान पर तटीय शहरों से उन्हें जोड़ा। रेलवे तंत्र ने इस प्रकार विदेशी व्यापार के मुनाफे में वृद्धि की। जब एक जगह से दूसरी जगह जुड़ने लग गई तो उन विदेशी व्यापार का मुनाफा भी बढ़ गया। सीमा क्षेत्र में बनी रेलवे लाइन सैन्य अभियानों को प्रारंभ कर सकती थी। सीमा क्षेत्र में जो बनी रेलवे लाइन थी सैन्य अभियानों को भी शुरू कर सकती थी तथा कुछ आपदा लाइनें एकांत क्षेत्र में बनवाई गई। इस प्रकार यह पूरी परियोजना ब्रिटिश पूंजी से तैयार हुई तथा ब्रिटेन में निवेशकों को 5%, तो ये जो सारा था ब्रिटिश पूंजी से तैयार हुई थी रेलवे का जो था। ब्रिटेन में निवेशकों को 5% ब्याज की गारंटी भी दी गई, जिसका भारतीय राजस्व से भुगतान किया गया। उच्च स्तरीय कुशलता तथा रेलवे उपकरण जैसे मशीनरी, रेलवे लाइन तथा कुछ हद तक कोयला भी ब्रिटेन से आयात किया गया था। तो मशीनरी, रेलवे, कोयला भी ब्रिटेन से आयात किया जाता था। इसने सुनिश्चित किया कि रेलवे निर्माण के विविध प्रभाव से भारत ही दूर ही रहे। इसने ये बोला कि रेलवे के निर्माण से भारत इसमें दूर रहे। अन्य घटकों के साथ साथ भारत के आंतरिक क्षेत्रों में दखल ने भारतीय हस्तशिल्प उद्योग को नष्ट कर दिया। और साथ ही साथ क्या हुआ, भारतीय हस्तशिल्प उद्योग भी नष्ट हो रहे थे, जिसे स्थानीय शासन और समुद्र पास से संरक्षण प्राप्त था। और जो उद्योग नष्ट हो रहे थे उनको स्थानीय शासन और समुद्र पास से क्या था, संरक्षण समर्थन प्राप्त था। ब्रिटेन के बढ़ते प्रभावों की वजह से देशी न्यायालय समाप्त हो गए। जो देशी न्यायालय हमारे देश के अंदर हुआ करते थे वो ब्रिटेन के आने से क्या हो गए, खत्म से हो गए। ब्रिटिशों ने असमान सीमा शुल्क भी लगाए, यानी कि हर किसी पे अलग अलग सीमा शुल्क वो लगाया करते थे। जहां एक और भारत के बने उत्पादों को ब्रिटिश बाजार में प्रवेश करने के लिए भारी चुंगी होती थी, अब भारत के बने उत्पादों को ब्रिटिश बाजार में प्रवेश करने के लिए भारी चुंगी चुकानी पड़ती थी। चुंगी का मतलब उनको ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था। भाई यूरोप में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप निर्मित सस्ते उत्पादों से भारत का बाजार भर गया। बाद में क्या हो गया, उनको तो अपना सामान बेचने के लिए भारतीयों को पैसा देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। पर यूरोप में जब औद्योगिक क्रांति हुई उससे निर्मित सस्ते उत्पादों से भारत का बाजार भर गया। उन्होंने क्या करा, भारत के अंदर अपने सस्ते सामान बेचने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि औद्योगिक क्रांति हो रही थी यूरोप में। इसका मुकाबला करने में असमर्थ भारतीय वस्तुओं ने समुद्र पार तथा घरेलू दोनों ही बाजार खो दिए। इसका मुकाबला करने के लिए क्या हुआ, भारतीय वस्तुओं ने समुद्र पार और घरेलू दोनों ही बाजार खो दिए, यानी कि वो सब जगह से तबाह हो रहे थे। इस घातक प्रणाली ने अनौद्योगिकरण को जन्म दिया, जिससे भूमि पर दबाव बढ़ गया। इसी प्रणाली ने जो अंग्रेजों ने बनाई थी औद्योगिकरण को जन्म दिया था और भूमि पर दबाव इसका बढ़ गया था।
यह हमारा सेकंड पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।